इस वीडियो के दौरान आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ग्रीन मैन्योरिंग और साथ में ब्राउन मैन्योरिंग के बारे में। ये शुरू की जो दो टर्म्स मैंने बोली, इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन ये जो ब्राउन मैन्योरिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और सबसे पहली बात जो हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में समझ रहे हैं वो ये है इसकी डेफिनेशन, कि इसमें लिखा है कि इट इज अ कंपोस्टिंग प्रोसेस। अब यहाँ कंपोस्टिंग प्रोसेस लिखने की जगह अगर हम इसे डिकम्पोजिंग प्रोसेस कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया था कंपोस्टिंग, कंपोस्ट तो तभी कहते हैं हम जब सिर्फ प्लांट रेजिड्यू इन्वॉल्व होते हैं, है ना। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर यानी वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर हम देखते हैं डंग या लिटर और साथ में हम देखते हैं यूरिन, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। तो डंग मतलब एनिमल रेजिड्यू भी होता है ना। तो यहाँ कंपोस्टिंग नाम सुनते ही ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इसमें प्लांट रेजिड्यू होंगे, नहीं, इसमें एनिमल रेजिड्यूज भी हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इट इज अ कंपोस्टिंग प्रोसेस एडेड बाय अर्थवॉर्म, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, अर्थवॉर्म इन्वॉल्व है, ये आप जानते हैं। दे कंज्यूम डेली अबाउट 2 to 5 टाइम्स ऑफ देयर बॉडी वेट, ये अपनी बॉडी वेट का 2 से 5 गुना तक खाते हैं। तो ये जो अर्थवॉर्म है इतना ज्यादा खाएंगे एंड रिटेन 5 to 10% ओनली ऑफ फीड स्टॉक, मतलब जो खाया है उसका 5 से 10% ही अपनी बॉडी की ग्रोथ वगैरह के लिए अपने काम में लेंगे, फॉर देयर ओन ग्रोथ। समझ आया मैंने क्या कहा, कि अपनी बॉडी का वेट से 2 से 5 गुना तक ये कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद उसमें से सिर्फ 5 to 10% ही अपनी बॉडी में सेव रखते हैं। तो 90 to 95% हम देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीट कर रहे हैं। अब ये जो एक्सक्रीट कर रहे हैं वही वास्तव में हमारे काम की चीज है। यानी हमने यहाँ लिखा है एंड एक्सक्रीट दी म्यूकस कोटेड अनडाइजेस्टेड मैटर। कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं कहेंगे उस मैटर को, अनडाइजेस्टेड मैटर कहेंगे, तो उसे ध्यान रखिएगा, मैंने अलग कलर से भी लिखा है। तो अनडाइजेस्टेड ये म्यूकस से कोटेड हुआ, म्यूकस का मतलब आप समझते हैं चिपचिपा लिक्विड जो है उससे कवर्ड हुआ हुआ एक एक्सक्रीटा निकलेगा जिसे हम कहेंगे वर्म कास्ट। क्या कहेंगे? वर्म कास्ट, याद रहेगा, वर्म कास्ट इंपॉर्टेंट है। ये वर्म कास्ट ही वास्तव में एक तरह से हमारी वर्मी कंपोस्ट है जिसको हम फील्ड्स वगैरह के अंदर अप्लाई करते हैं, जो कि FYM और कंपोस्ट से बेटर कहा जा सकता है। हम कहें तो कौन से एस्पेक्ट से, तो कह रहे हैं हम कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी के एस्पेक्ट में, कि न्यूट्रिशन इसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये वर्मी कंपोस्टिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस टर्म है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये, है ना। काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, आप और भी डिटेल्स में प्रैक्टिकली देखना चाहें तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो खैर हम देख रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है, क्या अच्छी बात है इसके अंदर, तो ये कि ये रिड्यूस्ड टाइम फॉर मैच्योर कंपोस्ट, 2 से 3 महीने के अंदर ही कंपोस्ट बन जाती है। FYM और कंपोस्ट, जो जनरली कंपोस्ट की बात करी थी हमने, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, है ना, 4 से 6 महीने तक लग जाते हैं उसे बनने में, लेकिन ये टाइम थोड़ा कम लगता है क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ कौन, अर्थवॉर्म्स, है ना। तो यहाँ कौन कौन सी स्पीसीज काम में ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए लगभग इंडिया में 3000 स्पीसीज हैं, किनकी, केंचुओं की, यानी अर्थवॉर्म्स की। लेकिन हम देख सकते हैं उन स्पीसीज को 2 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन में भी आ सकता है, कि जो एक तरह के केंचुए हैं उनको हम एपिजेइक कहते हैं, दूसरे तरह के जो होते हैं उसे हम एपीएनेइक कहते हैं। एपिजेइक, एपीएनेइक। एपिजेइक वो हैं जो हम देखते हैं सरफेस पे रहते हैं, सरफेस जो या कह सकते हैं हमने जो डिकम्पोजिशन के लिए मैटर चूज किया है उसकी अपर पार्ट के अंदर ही वो क्या करेंगे, फीड करेंगे और अपना एक्सक्रीटा छोड़ेंगे। तो एक तरह से उनके लिए यूज करते हैं हम एपिजेइक। लेकिन जो एपीएनेइक है, एपीएनेइक अल्टीमेटली जो हम देखते हैं सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स को भी खाते हैं। बोरो एंड मिक्स द सॉइल फ्रॉम द डिफरेंट होरिजन्स इन प्रोफाइल, सॉइल की डिफरेंट प्रोफाइल की, यानी थोड़ा अंदर जाके भी वर्क करते हैं। साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये मिनरल्स, यानी हम कह सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स को भी कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनो मिनरलिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो खैर वो छोड़िए, अभी 2 बातें आप याद रखिए, एपिजेइक जो है अपर पार्ट के अंदर रहते हैं जबकि एपीएनेइक जो है वो थोड़े अंदर पार्ट्स के अंदर रहते हैं। तो इस तरह से भी इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। और भी एक इंफॉर्मेशन जो कि इसके एग्जाम्पल्स के रूप में इंपॉर्टेंट बन जाती है, 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे, इसमें से 2 तो बहुत अच्छे से याद रखने ही है, हाँ। ये 2 भले हो सकता है आप भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों जरूर याद रखिएगा। क्या? जैसे कि पहला इसिनिया फोएटिडा, ये बहुत फेमस है। अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन करी है तो मुझे विश्वास है आपने ये नाम तो सुना होगा, इसिनिया फोएटिडा, है ना। ये ऐसा वर्ड फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है, तो उसे ज़रूर याद रखें। और हम कहते हैं फेरेटिमा एलोंगाटा, फेरेटिमा एलोंगाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम देखते हैं यूड्रिलस यूगजेनिया, तो इसे भी याद रख सकते हैं। और जो चौथा है वो है पेरियोंक्स एक्सकावेटस,
है ना। देखो पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है मेरे को, तो खैर ये जो है अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जो आपके लिए जरूरी हैं वो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में एन, पी और के कितना होता है। ओके, और साथ में ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले के वीडियोस में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करते आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन का थोड़ा सा लोचा है यहाँ पे, बुक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ 0.6 से 1.2% तक मेंशन रहता है, जो कि आइडियली हमें सही मानना है। लेकिन कभी कभी लेक्चर्स वगैरह के अंदर या कॉलेजेस में हमें लेक्चरर्स ये बताते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 3% है, तो ये 3% और 0.6 और 1.2 ये तीनों ही डाटा आपको दिमाग में रखना है वर्मी कंपोस्ट के लिए, है ना। तो ये तीनों सही माने गए। दूसरा P2O जो है वो 1.3 से 0.22% रहता है, जबकि K2O जो है 0.4 से 0.7 रहता है। यहाँ भी मैंने स्टार लगाया है, वो इसका रीजन ये है क्योंकि इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट कहता है कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर पोटेशियम का परसेंटेज जो है कंपेरेटिव कम होता है ना। ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से काफी कम है पोटेशियम, तो इसलिए उसको अलग से स्टेटमेंट के रूप में आप जानते होंगे कि ICAR JRF वाले एग्जामिनेशंस में ये स्टेटमेंट्स आजकल काफी फेवरेट हैं उनके एग्जामिनर्स के। काफी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे देंगे, कहेंगे बचानो कौन सा सही है कौन सा गलत, है ना। तो उसके लिए आप याद रखें उस स्टेटमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड भी याद रखें 0.4% है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1.5% होता है। ऑप्टिमम कंडीशंस भी लगे हाथ याद कर लेते हैं कि मॉइस्चर 50 to 60% रहता है, टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, pH 0.6 से 7 यानी न्यूट्रल से रहती है। तो इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग को भी कई बार क्लासीफाई कर देते हैं, कहते हैं कि बैड मेथड होता है एक। बैड मतलब हम कह सकते हैं कुछ कपड़े को यूज करते हुए, मोटा रेगजीन वगैरह को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाया जाता है, बेड बनाया जा सकता है। या हम देख सकते हैं एक पिट मेथड होता है, पिट मेथड जो कि जनरली देखा जाता है, जो कि वास्तव में लगभग यूज किया जाता है ज़्यादातर सीमेंट की अल्टीमेटली एक क्या कह सकते हैं हम, ऐसा पिट बनाते हैं सीमेंट का जिसके अंदर वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। और एक वर्मी वॉश नाम से टर्म भी आती है। वर्मी वॉश समझ सकते हैं। वर्मी वॉश मतलब एक तरह का लिक्विड है जो वर्मी कंपोस्टिंग के दौरान निकलता है ड्रेनेज के रूप में, क्योंकि हम इसमें पानी वगैरह डालते हैं तो कुछ एक येलोइश सा लिक्विड निकलता है जिसको वर्मी वॉश कहते हैं, जो कि वास्तव में स्प्रे वगैरह करने में भी काम में लिया जाता है। तो उस वर्मी वॉश टर्म को भी दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक वर्मी कल्चर नाम की टर्म भी आती है। वर्मी कल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कल्चर बहुत सारे हैं हमारे पास। तो ये वही एक तरह से वर्मी कल्चर मतलब रेयरिंग ऑफ अर्थ फॉर्म्स है ना। अच्छा, और ये भी एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वर्मी कल्चर या हम कहें वर्मी कंपोस्टिंग के दौरान हम शुरुआत में 40 से 50 वर्मी या कह सकते हैं अर्थ फॉर्म काम में लेते हैं। 40 से 50 शुरुआत में अर्थ फॉर्म्स काम में लेते हैं, जो कि बाद में हम देखते हैं बढ़ते बढ़ते लगभग 300 गुना हो जाते हैं। 40 का 300 गुना कितना होगा, लगभग 12,000। 40 से 12,000 हो जाएंगे। अगर 50 लिए हैं तो उसका 300 गुना कितना होगा, 15,000 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एक फैक्ट है जो कई बार अलग अलग वीडियोस में मेंशन किया जाता है, तो मैंने भी आपको बता दिया। याद रखना कि वर्मी कंपोस्टिंग के दौरान अर्थ फॉर्म बहुत फटाफट अपनी ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारे काम की चीज एक्सक्रीट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान ली। अब फटाफट से ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में और अच्छे से बात कर लेते हैं। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। सुना ही होगा, इतनी फेमस टर्म है। ग्रीन मैन्योरिंग का मतलब प्रैक्टिस ऑफ एनरिचिंग सॉइल। सॉइल के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस टेक्निक की मदद से, इस प्रैक्टिस की मदद से, बाय ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्लॉइंग इट इनटू द सॉइल। हम क्रॉप्स को पैदा कर रहे हैं, मतलब क्रॉप्स लगा रहे हैं और उन क्रॉप्स को ही काट के, मतलब क्रॉप्स क्या है, ग्रीन है, उन क्रॉप्स को ही काट के एक तरह से खाद के रूप में काम में ले रहे हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग कह रहे हैं, ग्रीन मतलब प्लांट है, मैन्योरिंग मतलब उसको खाद के रूप में काम में ले रहे हैं। ये तो आप जानते होंगे। तो इसे हम अल्टीमेटली प्लांट्स को ही काट के जमीन में लगा देंगे। उससे क्या होगा, मतलब उसके पार्ट्स को कट कर लिया जाएगा, जमीन में धसा देंगे, उसे धसा देंगे मतलब मिट्टी में गूर देंगे। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली वो एक खाद के रूप में काम करने लगेगा। और ये अनडिकम्पोज ग्रीन प्लांट को काम में ले रहे हैं, है ना, क्योंकि प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ में प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा है वही काट के हमने कर दिया, उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया। तो हम कह रहे हैं अल्टीमेटली अनडिकम्पोज्ड ग्रीन मटेरियल। अनडिकम्पोज्ड वर्ड को याद रखें, अनडिकम्पोज्ड ग्रीन प्लांट मटेरियल फॉर इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ।
सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना, और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना मतलब हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। एक मेन बात आपको ये समझ आ गई थी कि हम इसमें एनरिच कर रहे हैं सॉइल को, यानी उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम क्रॉप कौन सी लेंगे यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। ग्रीन मैन्योरिंग में लेग्यूमिनस क्रॉप काम में ली जाती है। क्रॉप को ही मैंने अलग से यहाँ प्रेजेंट कर दिया है। कौन सी क्रॉप? लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती हैं? नाइट्रोजन फिक्सर्स होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना जानती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करना जानती हैं का मतलब ये है कि एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको पकड़ के वो अपने प्लांट के रूप में, मतलब अपने अंदर या अपने प्लांट के अंदर जो राइजोफेयर वाला जो जोन है वहां नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। अल्टीमेटली सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। और अल्टीमेटली उसके बाद हम कह रहे हैं कि जब सॉइल के अंदर तो इसीलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, कट करके हम अपने जमीन में गाड़ दे रहे हैं, ताकि हम देख सकते हैं कि वो क्या हो सके, एक अच्छे नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में जमीन में अवेलेबल रहेगा। तो फिर वो हम देख सकते हैं दूसरी जो क्रॉप हमारे काम की है, जिसको न्यूट्रिशन हमें ज़्यादा प्रोवाइड कराना है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में बात आपको पता होनी चाहिए। साथ में एक बात यहाँ ये भी लिखी है कि 40 to 50 डेज ओल्ड क्रॉप इज यूज। इसे भी याद रखें कि क्रॉप ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होनी चाहिए। हम क्रॉप को बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही, मतलब कोई भी अगर हम यहाँ जो देख रहे हैं क्रॉप्स लिखी है काम में लेंगे तो उसे उसकी फ्लावरिंग स्टेज के बाद वाली या मैच्योरिटी स्टेजेस में कट नहीं किया जाएगा, बहुत पहले ही उसे कट कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि बिफोर फ्लावरिंग स्टेज ही उसे कट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएंगे, हम देख सकते हैं जैसे कि लिग्निन वगैरह, ऐसा कंपाउंड बनने लगेंगे जो काट के अगर हम सॉइल में डालें तो उसका डिकम्पोजिशन लेट होगा। तो बेहतर यही है कि जब प्लांट वेजिटेटिव स्टेज में है तभी उसकी कटाई कर दी जाए और उसे जमीन में गाड़ दिया जाए। तो इसे याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि कब कटाई करनी होती है, ठीक है। और साथ में ग्रीन मैन्योरिंग जो है उसे दो तरह से क्लासिफाई कर देते हैं। बहुत फेमस टर्म है इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग और दूसरी एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। इन सीटू को हम तब कहते हैं जब हमने खेत पे फसल लगाई और वहीं काटी और वहीं हमने क्या कर दी, उसकी बरोइंग कर दी, यानी उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसे मिला दिया सॉइल के अंदर, है ना। तो उसे इन सीटू कह दिया। तो जहां काटा वहीं लगा दी, मतलब जमीन में गाड़ दिया। एक्स सीटू या जैसे हम कहते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग मतलब कहीं और क्रॉप लगाई थी, वहां से हम उसे कट करके लाए, उसे दूसरे फील्ड से कट करके लाए और कहीं हमारे फील्ड में उसे गाड़ दिया, है ना। तो उसे हम कह रहे हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। और साथ में ये भी याद रखना है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप को जैसे कि खरीफ और रबी सीजन के बीच का जो गैप आ रहा है उस दौरान लगा लिया जाए तो बेहतर है। उस दौरान उससे डेवलप कर लिया और उसके बाद हमने उसकी कटाई करी, या हम कह रहे हैं रबी से खरीफ के बीच का गैप आ रहा है वहां उसे लगा लिया, कट करा, जमीन में लगा दिया, ताकि अल्टीमेटली दूसरी फसल तैयार हो उससे पहले हमने जमीन के अंदर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी। तो उसके लिए आपको टाइमिंग भी पता होनी चाहिए कब किया जाता है ग्रीन मैन्योरिंग। और इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग और एक्स सीटू की कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सन हेम्प और ढेंचा तो इतने इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये सन हेम्प और ढेंचा जरूर याद रखिएगा। सन हेम्प क्रोटोलेरिया जुन्सिया कहते हैं इसे, ढेंचा जिसका साइंटिफिक नेम है सेसबेनिया एक्यूलेटा, सेसबेनिया एक्यूलेटा, है ना। तो ये वैसे सेसबेनिया एक्यूलेटा के लिए भी टर्म मशहूर है कि ये इसके अंदर शूट नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल्स तो हैं ही, साथ में शूट नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो खैर ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मैन्योरिंग के अंदर लेग्यूमिनस कई सारी क्रॉप्स काम में ली जा सकती हैं, जैसे कि सन हेम्प, ढेंचा, क्लस्टर बीन, हॉर्स ग्राम, बरसीन, काउपी और सेंजी, ल्यूसर्न। तो ऐसी कई सारी हम देख सकते हैं क्रॉप काम में ली जाती हैं। इनकी साइंटिफिक नेम मैंने यहाँ लिख दी है, आप कोशिश करिएगा इन्हें नोट कर लें, क्योंकि ये भी हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लें, है ना। ऑप्शंस के अंदर ऐसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी एक्स-2 ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप। तो आपको पहचान में आना चाहिए। एक्स-2 है कौन कौन सी, तो हम देख सकते हैं पहला सबबूल। सबबूल का साइंटिफिक नेम है ल्यूकेनिया ल्यूकोसिफेला, ल्यूकेनिया ल्यूकोसिफेला, तो इसे याद रख सकते हैं। ग्लिसरीडिया मैक्यूलाटा है, पोंगामिया पिन्नाटा है जो कि वास्तव में करंज है, तो पोंगामिया पिन्नाटा, पोंगामिया ग्लेब्रा, कैसियोटोरा, कैलोट्रोपिस जिजेंटिया, कैलोट्रोपिस जिजेंटिया। ये सारे ही क्रॉप्स जो अल्टीमेटली साइंटिफिक नेम के रूप में याद रहे तो ठीक, नहीं तो इसकी डेफिनेशन तो जरूर याद रखिएगा। और साथ में ये दो जो क्रॉप हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी दिमाग में जरूर रखिएगा। तो इस तरह से आज हमने ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में भी अच्छे से बात कर ली, और लास्ट में कहा था कि ब्राउन मैन्योरिंग के बारे में बात करेंगे। तो ब्राउन मैन्योरिंग क्या है कि अल्टीमेटली जो ये जो ढेंचा है हमने बात करी, सेसबेनिया क्रॉप जो है, उस सेसबेनिया को हम राइस की फील्ड में लगाते हैं, तब हम ये ध्यान रखते हैं कि इसके ऊपर 2,4-D का स्प्रे कर दिया जाता है, यानी एक हर्बिसाइड का स्प्रे कर देंगे, जो ढेंचा है वो जल जाएगा, किल कर देंगे उसे।
किल करने से क्या हो जाएगा, वो ब्राउन कलर सा हो जाएगा, तो इस वजह से उसे हम ब्राउन मैन्योरिंग कह देते हैं। वो जल सा जाएगा तो उसे हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देंगे बाद में, तो उस टेक्निक को हम ब्राउन मैन्योरिंग कह देते हैं। तो ब्राउन मैन्योरिंग में दो चीजें याद होनी चाहिए, पहला सेसबेनिया का नाम, दूसरा 2,4-D का नाम। 2,4-D एक तरह का क्या है, एक तरह का हर्बिसाइड है, तो उसे भी याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हमने इन तीनों टर्म्स के बारे में अच्छे से बात करी, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योरिंग और ब्राउन मैन्योरिंग। ओके, एट द एंड मैं कोशिश करूंगा आपके सामने कुछ एमसीक्यू रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उन एमसीक्यूज के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके लिए आप जरूर हेल्पफुल रहेंगे। और आई रियली होप कि ये वीडियो जो है, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आपके लिए एग्जामिनेशन में ये हेल्पफुल रहेंगे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।